Jai Hind everyone. A very good evening to all of you. I hope and I believe you all are working hard for your goal and you are here for the paper 2 and I am going to continuing this series और इसके अंदर हम जानेंगे कि हम अपने पेपर 2 के अंदर एक अच्छा आर्गुमेंट, एक परफेक्ट आर्गुमेंट कैसे लिख सकते हैं। अगर आप एक सीएपीएफ के एस्पायरेंट हैं और पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में पता होगा कि जो हमारी आर्गुमेंट राइटिंग है ये हमारे पेपर 2 का सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट होता है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 20 नंबर पाने के लिए आपको ऐसे के अंदर 300 वर्ड लिखने होते हैं। लेकिन वही जब मैं बात करता हूँ आर्गुमेंट की तो आप 200 से 250 वर्ड लिख करके उस 20 नंबर को, इट्स मीन की 20 नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आर्गुमेंट को पेपर 2 का सबसे स्कोरिंग पार्ट माना जाता है और इसे लिखना भी काफ़ी आसान होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक अच्छा आर्गुमेंट हम कैसे लिख सकते हैं, कौन कौन से हमारे आर्गुमेंट लिखने के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं वो हम कैसे सीख सकते हैं, एंड देन हम निमोनिक्स और फिर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। एंड उसके बाद में आपको एक सिंपल आर्गुमेंट भी दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप ये समझ पाओगे कि हमें आर्गुमेंट आखिर लिखनी कैसे है। तो विदाउट एनी डिले आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप सीएपीएफ की प्रिपरेशन करते हैं देन प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, ताकि उन्हें भी पता लग जाए कि हम यहाँ पर सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप सीएपीएफ के कोर्सेज में इनरोल होना चाहते हैं तो कोर्सेज अभी लाइव होंगे, उसके अंदर जाकर के आप सीएपीएफ के पेपर 2 बैच के अंदर या पेपर 1 बैच के अंदर इनरोल कर सकते हैं एंड अपने प्रिपरेशन को एक नई स्ट्रेटजी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सो आते हैं अपने आज के लेक्चर पर और डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि आखिर हम एक अच्छा आर्गुमेंट लिख कैसे कर सकते हैं और एक अच्छे आर्गुमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो जब भी आप एक अच्छे आर्गुमेंट की बात करते हैं या फिर सीएपीएफ के पेपर 2 की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीएपीएफ ये पेपर 2 के अंदर आपके टोटल जो आर्गुमेंट पूछे जाते हैं ना वो 2 पूछे जाते हैं। सर क्या इसमें से कोई आर्गुमेंट हमें छोड़ना पड़ता है, किसी एक पे आर्गुमेंट लिखना पड़ता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यू आर रॉन्ग हियर, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर मस्ट है कि आप दोनों ही रिपोर्ट को क्या करें, अटेम्प्ट करें। ये दोनों ही आर्गुमेंट आपको अटेम्प्ट करने कंपलसरी होते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि सर फॉर्मेट क्या होता है, तो मैं फॉर्मेट अभी आपको बताऊंगा। बट इतना जानो कि आपको फॉर एंड अगेंस्ट जो भी वहां पर टॉपिक दिया होगा आर्गुमेंट राइटिंग के अंदर, वहां पर उसके फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट के ऊपर आपको फोकस कर रहा है, वही वो चीज वहां पर आपको लिखनी है। सर यहाँ पे वर्ड लिमिट क्या होती है, तो एज पर द क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई भी वर्ड लिमिट नहीं है, बट आपके पेजेस दी गई होती हैं सीएपीएफ के अंदर। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 200 से लेकर के 250 वर्ड तक लिखते हो तो आपका आर्गुमेंट जो है वो कंप्लीट माना जाता है एंड यहाँ पर आपको जो नंबर है वो 20 मार्क्स दे दिए जाते हैं। यानी कि जब आप 300 वर्ड्स लिखते थे तो आपको ऐसे के अंदर 20 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन आप जब आर्गुमेंट की बात करते हो तो यहाँ पर 200 वर्ड 250 वर्ड लिख करके भी आपको 20 मार्क्स से मिलने वाले हैं। टोटल मार्क्स अगर मैं बात करूं तो एक आर्गुमेंट 20 मार्क्स का होता है, इसलिए यहाँ पर आपको 40 मार्क्स मिलते हैं। और अगर मैं एक्सपेक्टेड टाइम की बात करूं कि आप एक आर्गुमेंट को कितने टाइम में लिख सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर, बट फिर भी आप 15 से 20 मिनट के अंदर ट्राई करिएगा कि अपना एक आर्गुमेंट कंप्लीट कर ले और 30 से 40 मिनट के अंदर ये दोनों आर्गुमेंट आप कंप्लीट कर ले। इससे आपकी जो टाइम है वो एग्जाम में बच जाता है और इस टाइम का आप उपयोग कर सकते हो बाकी अदर क्वेश्चंस के अंदर। तो ये था बेसिक सा इंफॉर्मेशन जो कि हम एक आर्गुमेंट के बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो यूपीएससी है ना वो हमारे आर्गुमेंट राइटिंग से क्या एक्सपेक्ट करती है। अगर हमें ये पता होगा कि वो हमसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं तो वो चीज़ें हम पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हैं, हम अपने राइटिंग को उसी हिसाब से लिख सकते हैं। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो उनकी डिमांड है उनको हम मीट करेंगे, देन हमें नंबर अच्छे मिलेंगे। तो अब यूपीएससी डिमांड क्या करती है आर्गुमेंट राइटिंग से, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि आप बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग रखें। बैलेंस अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि अगर कोई टॉपिक आपके दिल के बहुत पास है, मान लिया, तो सिर्फ उसका फेवर पॉइंट ही आपको नहीं लिखना बल्कि उसके नेगेटिव पॉइंट्स पे आपको लिखने हैं। इट्स मीन कि फॉर एंड अगेंस्ट दोनों से आप फेयरनेस तरीके से क्या करोगे, पेपर में लिख करके आओगे। ऐसा नहीं कि आपने फॉर पॉइंट के अंदर 4 पॉइंट लिख दिए और जो अगेंस्ट पॉइंट है उसके अंदर 3 पॉइंट लिख दिए। तो इससे क्या होगा कि जो आपका आर्गुमेंट है ना वो बैलेंस नहीं होगा, और जब बैलेंस नहीं होगा तो फिर ये यूपीएससी के डिमांड को
फुलफिल नहीं कर पाएगा। दूसरा हो जाएगा कि लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो भी चीज़ लिखोगे ना किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे वो फॉर के अंदर लिखो चाहे अगेंस्ट के अंदर लिखो, तो उस चीज़ की एक लॉजिकल सेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो चीज़ लिख रहे हो वो सेंस ही ना बना रही हो। इट्स मीन कि आप जो भी चीज़ लिखो वो लॉजिक हो, उसके साथ फैक्ट हो या फिर कोई एग्जाम्पल हो। अगर आपको याद आता है तो जरूर से ऐड कर देना। इससे ये लगेगा कि आपने जो चीज़ लिखी है वो लॉजिकल है, वो फैक्ट वाली बात आप कर रहे हैं। फिर आती है ऑफिसर लाइक टोन। ऑफिसर लाइक टोन का मतलब ये होता है कि आप इमोशनल नहीं हो जाएं। इट्स मीन कि आप जिस टॉपिक के बहुत करीब है ना, हो सकता है वो टॉपिक ऐसा हो, अग्निवीर के स्कीम को लेकर के हो सकता है आप में से हम में से बहुत सारे लोगों के ऐसे विचार हो जो अग्निवीर के किसी भी फायदे को देखते ही नहीं, उन्हें केवल और केवल नेगेटिव चीजें ही दिखती हैं। और वहां पर आपका पूछ लिया जाता है आर्गुमेंट कि बताओ अग्निवीर स्कीम के ऊपर आपको आर्गुमेंट लिखनी है, तो वहां पर आपको ना इमोशनल नहीं हो जाना है। आप बिल्कुल पूरा का पूरा वहां पे अगेंस्ट में ही लिख के मत आ जाना, उसके 4 पॉइंट भी आपको लिखना है। तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है क्लियर स्ट्रक्चर, यानी कि जो चीजें आप लिख रहे हो वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। लगना चाहिए कि हाँ, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर आपने उसके अगेंस्ट या 4 पॉइंट लिखे, फिर आपने अगेंस्ट पॉइंट लिखे, देन आपने कंक्लूजन लिखा। तो ये जो क्लियर स्ट्रक्चर है ना, ऑर्गेनाइज है जो फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट का, वो आपका अच्छा होना चाहिए। सब हेडिंग जो है जहां पर आपको डालनी है, अभी मैं दिखाऊंगा सब हेडिंग कैसे डालनी है, वो सब चीजें आपको प्रॉपर तरीके से लिखनी होनी चाहिए। फिर आता है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप आर्गुमेंट लिखेंगे तो उसके अंदर जो पब्लिक गुड है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, सिक्योरिटीज एंगल है, ये सारे एंगल आप सोच के रखेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके आर्गुमेंट के अंदर आपके पॉइंट्स जो है ना वो काफी ज्यादा हो जाएंगे लिखने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं आइडियल स्ट्रक्चर फॉर द आर्गुमेंट राइटिंग, यानी कि आर्गुमेंट राइटिंग के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। अब ये वो मेन चीज है जो आपको फॉलो करनी है, जिसको जाननी और समझनी है। जब भी आप आर्गुमेंट लिखोगे ना, तो फॉर ईच टॉपिक आपको क्या ध्यान में रखना है कि उस टॉपिक का आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन कितने वर्ड में लिखना है, ये आप चीज आपको मैं बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन सिंपली आप ट्राई करिएगा कि 2 से 3 लाइन के अंदर आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए। अच्छा, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखना है सर, तो आप जिस भी चीज के बारे में लिख रहे होंगे, जो भी टॉपिक आपको दे रखा होगा, उस टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर देंगे, उसके इश्यूज को आप ब्रीफली क्या करोगे, उस चीज को एक्सप्लेन कर दोगे। यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना कि स्टेट दैट बोथ पर्सपेक्टिव विल बी एक्सप्लोर्ड, यानी कि आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रख करके इंट्रोडक्शन लिखिएगा कि आप यहां पर दोनों ही चीजों को एक्सप्लोर करने जा रहे हो। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पर ओपन बुक एग्जाम के ऊपर एक आर्गुमेंट राइटिंग है। अब इस आर्गुमेंट राइटिंग के अंदर क्या हुआ है कि ओपन बुक एग्जाम जो हायर स्टडी में है, हायर एजुकेशन में है, ये बोल रहा है कि जो रियल लर्निंग आउटकम्स है ना, उसको क्या करेगी, फोस्टर करेगी, बढ़ावा देगी। तो अब यहाँ पर जैसे आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे ना, तो इसके अंदर आप लिखोगे कि ठीक है, ये इंट्रोडक्शन रहा, अब इसके बाद हम इसको एक्सप्लोर करने जाते हैं, इसके फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट को। तो यहाँ पर एक आप एक्स्ट्रा लाइन जो है वो भी ऐड कर सकते हो कि लेट्स एक्सप्लोर इट फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट, या फिर लेट्स एक्सप्लोर इट, केवल इतना भी लिख सकते हो। इससे क्या होता है, इससे ये लगता है कि हाँ, आपने जो है ना कनेक्ट कर दिया है इस पैसेज को या फिर इस पैरा को इस पैरा के साथ, जिसको हम लिंकिंग पैरा भी बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि आप दोनों ही प्रोस्पेक्टिव को क्या करोगे, एक्सप्लोर करने के हिसाब से, एक्सप्लोर करने के मानसिकता के साथ क्या करोगे, इंट्रोडक्शन को लिखोगे। अब आता है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया ना, तो आपको क्या लिखना पड़ता है, आर्गुमेंट इन फेवर, यानी कि उसके फेवर में कौन कौन से आर्गुमेंट है जो कि आप लिख सकते हो, उस चीज को अब हम यहाँ पर लिखते हैं। अब आर्गुमेंट इन फेवर के अंदर आप देखोगे तो आपको प्रेजेंट करने होते हैं 4 से 5 लॉजिकल पॉइंट। 4 से 5 लॉजिकल पॉइंट आपको वहां पर प्रेजेंट करने होते हैं, जिसके अंदर आप एग्जाम्पल्स का यूज कर सकते हो, लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस का यूज कर सकते हो, गवर्नमेंट की स्कीम का यूज कर सकते हो, या फिर किसी लेटेस्ट रिपोर्ट का यूज कर सकते हो। तो जब भी आप किसी भी चीज के फेवर में बात करोगे तो फेवरिंग पॉइंट आपको कैसे लिखनी है, तो जस्ट इस चीज को देखो। जैसे अगर मैं बात करूं कि आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ ओपन बुक एग्जाम, यानी कि ओपन बुक एग्जाम के फेवर में अगर मैं आर्गुमेंट दूं, तो सबसे पहला मेरा आर्गुमेंट क्या हो सकता है, सबसे पहला मेरा आर्गुमेंट ये हो सकता है कि प्रमोट करता है अंडरस्टैंडिंग ओवर मेमोराइजेशन, यानी कि जो चीजें हम याद कर रहे होते हैं, मेमोरी में बैठा रहे होते हैं, उस चीज को अगर हमें ये कह दिया जाए कि ठीक है, तुम्हें याद नहीं करना है, ओपन बुक एग्जाम है, तुम किताब लेके जा सकते हो, लिख सकते हो, तो पर्सन फिर क्या करेगा,
उस चीज को याद करने की बजाय ना समझने पे जोर देगा। तो ये कैसा पॉइंट है, ये एक लॉजिकल पॉइंट है, ये एक फैक्चुअल पॉइंट है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लिखना है आर्गुमेंट इन फेवर, और आर्गुमेंट इन फेवर के बाद से आपको पहला हेडिंग डालना है जिसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। अब इस तरीके की हेडिंग में आप किन किन चीजों को डाल सकते हो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि आप किसी चीज का एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, किसी चीज का लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस वहां पे ऐड कर सकते हो हेडिंग के अंदर, स्कीम ऐड कर सकते हो एंड रिपोर्ट भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा फिर आपके पास आती है आर्गुमेंट इन अगेंस्ट, यानी कि अगेंस्ट में आपको आर्गुमेंट पॉइंट लिखने होते हैं। सेम जैसा आपने फेवर में पॉइंट लिखा, यहाँ पर आपको अगेंस्ट में लिखना होगा। यहाँ पर भी अगर ऊपर आपने जितने पॉइंट लिखे हैं फेवर में, ध्यान रखिएगा ये हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। तो अगर ऊपर आपने 4 पॉइंट लिखे हैं, 5 पॉइंट लिखे हैं, तो नीचे भी जो आपका अगेंस्ट वाला पॉइंट होगा वहां पर भी आप 4 या 5 स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट्स जो है वो लिखेंगे। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी जो चीज़ आप ऊपर लिख रहे हो उसको बैलेंस करते हुए आप बहुत सारी चीज़ों का यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक आप फैक्ट यूज कर सकते हो, रिस्क यूज कर सकते हो, अल्टरनेटिव कंसर्न जो है ना वो भी आप क्या कर सकते हो, आर्गुमेंट इन अगेंस्ट पॉइंट के अंदर लिख सकते हो। अभी ये चीज मैं वापस से आपको पढ़ के दिखाऊंगा एंड समझाऊंगा, बट इसके बाद हम आते हैं इसके कंक्लूजन पर कि अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसका एक कंक्लूजन लिखते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इसका फॉर्मेट क्या है, तो फॉर्मेट में सबसे पहले आपको पता लगा कि एक इंट्रोडक्शन होता है जहां पर उस टॉपिक को हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे होते हैं 2-3 लाइनों के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि हम उसके आर्गुमेंट पार्ट को लिखते हैं जो उसके फेवर में होता है, फिर हम लिखते हैं आर्गुमेंट पार्ट को जो उसके अगेंस्ट में होता है, एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, एक कंक्लूजन लिखते हैं जो कि उस चीज को कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहा होता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इस कंक्लूजन के अंदर आपको एक्नॉलेज करना है कि आप इसके जो मेरिट एंड डीमेरिट्स हैं वो दोनों को ही क्या कर रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो। यहाँ पर आपको एक बैलेंस्ड एंड वे फॉरवर्ड अप्रोच में क्या करनी होती है, कंक्लूजन को लिखना होता है। अब यहाँ पर एक निमोनिक्स है जो कि आपको हेल्प कर सकती है आपके एग्जाम के अंदर। जो जो ये पॉइंट्स है ना, जो बुलेट पॉइंट्स की मैं बात कर रहा था, जो बुलेट पॉइंट्स की मैं बात कर रहा था, जैसे कि ये यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, तो ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं इनको आप कैसे याद कर सकते हो, इन चीज़ को कैसे आप लिख कर सकते हो, तो इसके लिए एक ट्रिक्स है जो कि आप याद कर सकते हो, लिख सकते हो। ये ट्रिक आपकी होती है फैक्ट के नाम से। फैक्ट के नाम से क्या होती है कि सबसे पहले आप कोई भी जब टॉपिक देखेंगे आपके एग्जाम में आएगा, तो आप इस चीज़ पे डिनोट करेंगे कि क्या उस टॉपिक से रिलेटेड कोई फैक्ट आपको पता है, अगर है तो वो उसके फेवर में जाएगा या अगेंस्ट में जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि आर्गुमेंट, यानी कि जब जर्नल डिस्कशन हो रहे होते हैं, जब आप हम दोस्तों से बात कर रहे होते हैं या फिर कहीं पर भी, जैसे राज्यसभा या कुछ संसद टीवी के ऊपर जो डिबेट्स चल रहे होते हैं, कई बार न्यूज़पेपर के अंदर भी डिबेट फॉर्म में कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। वहां पर अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी और आपको याद आ रहा है कि हाँ इस चीज़ से रिलेटेड ये डिबेट या आर्गुमेंट मैंने पढ़ी थी, तो वो उसके फेवर में है या अगेंस्ट में, ये चीज़ आप जान करके उसमें आप लिख सकते हो। फिर आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल इंटरेस्ट। अगर कोई टॉपिक है आप देखेंगे कि इसका नेशन के हिसाब से, नेशन के इंटरेस्ट के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लीगली इसका क्या रोल है, लीगली इसका क्या स्टेटस है, ये फॉर में जाएगा अगेंस्ट में जाएगा, ये चीज़ आप सोच करके एक बुलेट पॉइंट बना के लिख सकते हैं। दूसरा होता है टोन, यानी कि जब भी आप कोई चीज़ लिखेंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वो एक मैच्योर लगना चाहिए, कि एक मैच्योर पर्सन ने लिखा है और एक बैलेंस्ड अप्रोच में लिखा है, न कि इमोशनल होकर के लिखा है। तो ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में रहेंगी, फैक्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा, तो आप इजिली 3 से 4 पॉइंट तो बना ही पाओगे और बाकी 3 से 4 पॉइंट आप अगेंस्ट में भी बना पाओगे। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं जब आप आर्गुमेंट राइटिंग लिख रहे होते हो। तो इसके बाद हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, कि हमें जो आर्गुमेंट लिखनी है इसके लिए हम टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, जब भी आप आर्गुमेंट राइटिंग लिखने जाओगे तो ये आर्गुमेंट राइटिंग आपको केवल और केवल इंग्लिश में ही लिखनी होती है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए है कि आप सबसे पहले तो क्या करेंगे कि जो आर्गुमेंट राइटिंग का टॉपिक आपको दिया हुआ है ना, उसको कम से कम 2 मिनट तक अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ने से क्या होगा कि आपको यह आइडिया लग जाएगा कि इसके अंदर आखिर चीज़ें पूछी क्या जा रही हैं, इसके फेवर में क्या होगा, इसके अगेंस्ट में क्या होगा, यानी कि एक जो ड्राफ्ट है ना वो आपके दिमाग में बन जाएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से अच्छे से फोकस्ड होकर के आपको आर्गुमेंट राइटिंग के टॉपिक्स को पढ़ना होगा। फिर जैसे आप क्या करोगे, उस टॉपिक को पढ़ोगे तो एक आप आउटलाइन ड्रॉ करोगे कि इसके फॉर में क्या जा सकता है, इसके अगेंस्ट में क्या जा सकता है। तो फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट के आउटलाइन आप ड्रॉ करोगे और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पर टॉपिक 3 मिनट का टाइम ले सकते हो। आप पेपर के पीछे कहीं पर भी आप क्या करोगे, इस पॉइंट को लिख लोगे कि अच्छा इसके फॉर में ये आएगा, इसके अगेंस्ट में ये आएगा। आपने ऐसे मान लो कि अपने पेपर के पीछे इस तरीके से एक बना लिया फॉर पॉइंट, एक बना लिया आपने अगेंस्ट पॉइंट।
अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपने लिख दिया कि अच्छा फॉर में ये पॉइंट आएगा, ये फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर अगेंस्ट में भी आपने लिख लिया कि अच्छा ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। बुलेट फॉर्म के रूप में आपको क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ड्राफ्ट बना लेना है, ये लिख लेना है एंड उसके बाद फिर आपको राइटिंग स्टार्ट करनी है। इससे क्या होगा कि आपको अननेसेसरी सोचना नहीं पड़ेगा बीच में रुक करके, तो जो आपका टाइम है ना वो पहले से ही सेव हो जाएगा। फिर आपको आर्गुमेंट लिखनी है, आर्गुमेंट नंबर 1 जो कि 15 मिनट के अंदर खत्म कर देनी है, और आर्गुमेंट नंबर 2 को भी आप 15 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। फाइनल रिव्यू आप देख लेंगे कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो छूट गई है, कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं ऐड कर सकता था, तो यहाँ पर आप 5 मिनट के अंदर जो आप क्या करोगे, इन दोनों ही चीज़ों का ओवरव्यू कर लोगे, एक बार रिव्यू कर लोगे। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमें आर्गुमेंट राइटिंग के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखनी होती है। आई होप एंड आई बिलीव कि जो मैंने आपको बताया ये आर्गुमेंट के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो अब आप आर्गुमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मैं एक आर्गुमेंट राइटिंग का टॉपिक भी आपको दे दूंगा, जिसके ऊपर आप आर्गुमेंट राइटिंग प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। अब यहाँ पर एक आर्गुमेंट है जो कि सिंपल आर्गुमेंट है। इस चीज़ से हम समझते हैं कि जो चीज़ें हमने फॉर्मेट में पढ़ी ना उसका हम यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ओपन बुक एग्जाम के बारे में क्या हुआ है कि आर्गुमेंट लिखनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, और इस इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताना है, इस टॉपिक को ब्रीफ में समझाना है। अब इंट्रोडक्शन में आप 3-4 तरीके से इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। सबसे पहला तो आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो रिपोर्ट बेस्ड, ठीक है। रिपोर्ट बेस्ड कैसे, जैसे आप बोल सकते हो कि रिसेंटली क्या किया है कि सीबीएसई ने जो ओपन बुक एग्जाम है उसका प्रपोजल रखा है जो उनके प्री बोर्ड होते हैं उनके अंदर। तो ये चीज़ आपके क्या हो सकते हैं, एक एग्जाम्पल हो सकती है, एक रिपोर्ट हो सकती है। एंड फिर आप लिखोगे कि लेट्स एक्सप्लोर द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ, या फिर फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट ऑफ ओपन बुक एग्जाम। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन बेस्ड जो है वो भी आप लिख सकते हैं। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर एक आप अलग तरीके से अपने तरीके से जैसा आपको अच्छा लगता है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। फिर इसके बाद आप देखोगे कि आपको एक मतलब हेडिंग डालनी है जिसमें आप लिखोगे कि आर्गुमेंट इन फेवर पॉइंट, और यहाँ पर आपको सबसे पहले बुलेट पॉइंट नंबर 1 लिखना है, फिर आपको 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4, 5, 6, ऐसे जितने भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आते हैं आप उनको यहाँ पे क्या करोगे, नोट डाउन करोगे, और उसके अंदर जो भी चीज़ आपको लगती है वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर अंडरस्टैंडिंग ओवर मेमोराइजेशन की जब हमने बात करी तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि ओपन बुक एग्जाम जो है ना वो इनकरेज करेगा स्टूडेंट को कि वो समझने पे फोकस करें रेदर देन कि वो उन चीज़ों को रोट मेमोराइजेशन करें, मेमोरी में बसाएं। तो इस चीज़ पे फोकस करेगा। इसलिए क्या होना चाहिए कि ये हमारा जो आर्गुमेंट है वो फेवर करता है कि ओपन बुक एग्जाम होना चाहिए। सेम ऐसे ही आपके सारे पॉइंट्स आप देख सकते हो। ऐसे ही जब आप अगेंस्ट पॉइंट में जाओगे तो आपको क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट बताना होगा जो इस चीज़ का विरोध करती है कि नहीं हमें नहीं करना है भाई ओपन बुक एग्जाम, क्योंकि ये गलत है, ये खराब है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल ऑफ टीचिंग कह रहा है कि अगर क्या होगा कि ओपन बुक एग्जाम होगा ना तो जो चीटिंग का पोटेंशियल है बच्चों के अंदर वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर क्या कह सकते हो कि ओपन बुक एग्जाम में इंक्रीज द रिस्क ऑफ एकेडमिक डिसऑनेस्टी, यानी कि जो आपकी ओपन बुक एग्जाम है ना वो जो एकेडमिक डिसऑनेस्टी है उसको क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। स्टूडेंट जो है कुड पोटेंशियली रिलाई ऑन अनऑथराइज सोर्सेज, यानी कि जो आपकी स्टूडेंट्स हैं वो किस पे रिलाई करेंगे, वो रिलाई करेंगे किसी अनऑथराइज रिसोर्सेज पे ऊपर, वो कोलैबोरेट करेंगे विद अदर ड्यूरिंग द एग्जाम, और इस तरीके से वो क्या करेंगे, एग्जाम के अंदर चीटिंग कर लेंगे। तो जो चीज़ें उनको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, उस पर फोकस ना करके वो चीटिंग के ऊपर फोकस करेंगे, चीटिंग से एग्जाम पास करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि ओपन बुक एग्जाम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग पॉइंट बना सकते हो, और अलग अलग पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, इसके अगेंस्ट एंड फॉर पॉइंट के अंदर लिख सकते हो। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके नीचे आप लिखोगे कंक्लूजन को। कंक्लूजन जो होना चाहिए वो बैलेंसिंग होना चाहिए। आपको दोनों फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट का मिक्सर एंड वे फॉरवर्ड पॉइंट रखने हैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैलेंसिंग द बेनिफिट एंड ड्रॉबैक फॉर द ओपन बुक एग्जाम रिक्वायर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट गोल्स एंड द डिजायर्ड आउटकम्स फॉर द स्टूडेंट लर्निंग एंड द एकेडमिक अचीवमेंट। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप कंक्लूजन भी लिख सकते हो। तो आई होप एंड आई बिलीव कि इस मॉडल आर्गुमेंट से आपको आर्गुमेंट समझ में आई होगी, आर्गुमेंट का फॉर्म अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जो चीज़ें हमने डिस्कस करी इससे आपको ये पता लग गया होगा कि आर्गुमेंट होती क्या है, कितनी पूछी जाती है, कितने वर्ड में लिखनी होती है, कितने मार्क्स मिलते हैं, कितने टाइम दे सकते हैं। फिर हमने स्ट्रक्चर जो देखा वो आपको समझ में भी आया होगा, निमोनिक्स और टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में करके लिख करके आप हमें से बता सकते हैं कि आपके सेशन लगते कैसे हैं। एंड एक चीज़ जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप रेडी हो, अब मैं आपको जो टॉपिक प्रोवाइड करूँगा एक्सपेक्टेड
रिपोर्ट की, आर्गुमेंट की एंड ऐसे की, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करने के लिए क्या आप रेडी हो? तो प्लीज़ आप मेरे को बताना और कमेंट करना। फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक प्रोवाइड कर दूं जो आपके सीएपी या पेपर 2 के अंदर इस साल पूछे जाने की संभावना है, जिसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, डाटा एंड फैक्ट कलेक्ट कर सकते हो, जिससे कि एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो में सीएपीएफ के पेपर 2 के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।